हेलो एवरीवन, मार्केट के आज के फॉल के बाद सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मार्केट में हम सीढ़ियों के साथ ऊपर जाते हैं, बट जब नीचे आने का टाइम होता है तो हमारे लिए लिफ्ट लगा रहता है और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हम लिफ्ट के सहारे मार्केट में सीधा नीचे आ गए। तो इन्हीं सब बातों का डिस्कशन, इन्हीं सब बातों का एनालिसिस करने के लिए आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो आता है वो आप तक ईजी वे में पहुँच जाता है। सो ओवरऑल अगर आप आज मार्केट को देखेंगे तो आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी हर जगह रेड एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1628 पॉइंट से नीचे आ गया, निफ्टी 460 पॉइंट से नीचे आ गया, बैंक निफ्टी मोर देन 2000 पॉइंट, प्रिसाइजली 2060 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। सो ये एक बहुत बड़ा फॉल है। एक दिन में बैंक निफ्टी का 2000 पॉइंट टूट जाना छोटी मोटी बात तो नहीं है, जो भी मार्केट को समझते हैं या समझ रखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल रीज़न है, इन सारे बातों को ध्यान में देखते हैं। पहले वो छोटे छोटे रीज़न देखते हैं और सबसे लास्ट में वो बड़ा रीज़न जो शायद आप जानते भी हैं बट क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो पहला रीज़न है, अगर आप चाइना का जीडीपी डेटा जो कि रिलीज़ हुआ है उसके बाद के एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये फॉल एक्सपेक्टेड था, बिकॉज चाइना का जीडीपी डेटा मार्केट एस्टिमेट से कम आया और इसके बाद एशिया के बहुत सारे अलग अलग मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। सेकेंड रीज़न है, जैसे ही अगर आप यूएस के फेड कमेंट्री को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका स्टेटमेंट हॉकिश था इंटरेस्ट रेट को लेकर के। उनका कहना है कि जब तक यूएस में इन्फ्लेशन रेट एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे सस्टेन करना नहीं स्टार्ट होगा तब तक वो किसी भी हड़बड़ी में, किसी भी रस में नहीं है अपने आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। और इस न्यूज़ के बाद, इस कमेंट्री के बाद वहाँ का जो बॉन्ड यील्ड है यूएस का, उसमें एक जंप देखने को मिला, डॉलर इंडेक्स में एक जंप देखने को मिला। और ये दोनों बातें ऐसी है जो कि मार्केट के लिए एक निगेटिव कैटलिस्ट का काम करती है, एक निगेटिव सेंटिमेंट डेवलप करती है। और ये भी एक रीज़न यहाँ पे है जहाँ पे एक फॉल मार्केट में एक्सपेक्टेड था। बट जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है HDFC बैंक। आप सब भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के इसको रिलेट कर रहे होंगे कि HDFC बैंक के फॉल की वजह से मार्केट गिरा। बट HDFC बैंक में फॉल क्यों आया, इस बात को समझना ज़रूरी है। ओवरऑल फॉल को अगर आप ध्यान से देखेंगे आज तो HDFC बैंक इकलौता ऐसा शेयर है जिसने 1600 पॉइंट के सेंसेक्स के फॉल में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया है। वहीं पे अगर आप निफ्टी के 460 पॉइंट में इसका कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास का आपको कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक का मिलेगा। जब इतना बड़ा जाइंट, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा बाहुबली, मार्केट कैप के हिसाब से आई थिंक इंडिया में ये 3rd नंबर की कंपनी है, जब इसमें फॉल आता है तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट, रिपल इफेक्ट जो भी कहें क्रिएट होता है। और इसके जो साथी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी इससे बच नहीं पाते हैं। और यही रीज़न है कि आपको दिखेगा कि ICICI बैंक भी ऑलमोस्ट 2.7% बिलो क्लोज हुआ है। कोटक में भी आपको 3.6% का फॉल देखने को मिलेगा, एक्सिस में भी फॉल देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल ICICI बैंक ने निफ्टी के 460 पॉइंट में ऑलमोस्ट 45 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया है, कोटक ने ऑलमोस्ट 21 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया है और वहीं पे एक्सिस बैंक ने भी ऑलमोस्ट 17 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो पूरे 460 पॉइंट में अगर आप बैंकिंग स्टॉक को लेकर के निकालेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है तो आई थिंक मोर देन 350 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो केवल बैंक निफ्टी की वजह से, मतलब बैंकिंग स्टॉक की वजह से ही रहा है। सो ओवरऑल अगर आप HDFC बैंक के डेटा को चेक करेंगे, Q3 के डेटा को चेक करेंगे, सो रिज़ल्ट में आपको कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं दिखेगी, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। बैंक ने ऑलमोस्ट 16,372 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 33.5% ज़्यादा है। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 28,470 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 23% ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जितने भी लोग बैंकिंग को समझते हैं वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अच्छे से समझ सकते होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो इस बस छोटे से इस पार्ट को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। बैंक का ओवरऑल काम होता है हमारे आप से डिपॉजिट कलेक्ट करना और उस डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट पे करना। हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में या रिकरिंग डिपॉजिट में पार्क करते हैं और उसके बदले बैंक हमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करती है।
बैंक उन्हीं पैसों को लेकर के फिर से जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन की तरह हमें वापस देती है और लोन के ऊपर बैंक एक इंटरेस्ट हमसे चार्ज करती है। सो बैंक लोन पे जितना इंटरेस्ट चार्ज करती है और डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट देती है, इसके बीच में एक डिफरेंस होता है, एक मार्जिन होता है, और यही बैंक के लिए इनकम का सोर्स है, मेजर इनकम का सोर्स है, जिसको इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। सो इंटरेस्ट मार्जिन का ज़्यादा होना अच्छा है बैंक के इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्जिन का कम होना बैंक के रिटर्न के अर्निंग के हिसाब से एक निगेटिव सेंटिमेंट डेवलप कर सकता है। सो यहाँ पे अगर आप Q3 का डेटा चेक करेंगे तो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे एक छोटा सा डिक्लाइन या कहें तो फ्लैट देखने को मिला है, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में इनकम पे प्रेशर रह सकता है। मार्केट ने शायद इसको इस तरह से देखा है, और मार्केट का नेचर है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग इन एडवांस, मतलब कल के वैल्यूएशन के हिसाब से आज का प्राइस डिसाइड करने के लिए मार्केट में ये अप डाउन का खेल चलता रहता है। सो यहाँ पे ये जो ड्रॉप है आपके शेयर में ऑलमोस्ट 8% का, वो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो बिग इन्वेस्टर हैं, उनको लगा है कि HDFC बैंक में आने वाले टाइम में शायद अर्निंग पे इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, और यही मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक बात हम सबको ध्यान से समझ लेना चाहिए HDFC बैंक को लेकर के कि HDFC बैंक अब इतना बड़ा बैंक हो गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब से HDFC का मर्जर हुआ है, कि अब आप जैसे 5 साल 7 साल या 10 साल पहले HDFC बैंक के शेयर से एक्सपेक्ट करते थे जिस तरह के रिटर्न का, उस टाइप का रिटर्न मिलना अब बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज जो एक्सट्रीम लार्ज कंपनीज हो जाती है उनमें ग्रोथ होने का जो एक पोटेंशियल है वो उतना ज़्यादा मल्टी बैगर के टाइप का नहीं हो सकता है। उनके साथ ही एक लिमिटेशन है, और ये आपको HDFC के साथ भी देखने को मिलेगा। सो आने वाले टाइम में भी शायद आपको इस बात की समझ होगी कि पिछले 3 साल में HDFC बैंक ने ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रिटर्न दिया है, एक पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक प्राइस घूम रहा है। सो 3 साल का जो ये इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट ख़त्म होने के बाद आपको कहीं ना कहीं मौका ज़रूर मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये होगा कि जब सब कुछ अच्छा होगा HDFC बैंक के साथ तो प्राइस भी ये नहीं मिलेगा, प्राइस ऊपर मिलेगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सारे फॉल को आप ध्यान में रख करके इसे अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। ये किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, बट एज ए एनालिसिस आप इसको इस पॉइंट की तरह समझ सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लर्न एंड अर्न।